पहला क्वेश्चन आपका कि पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के स्कीमाओं, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो उसमें उन्होंने एक कंसेप्ट बताता है स्कीमा। तो जो स्कीमा होता है उनको रीअरेंज करना यानी पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता था? तो देखिए जीन पियाजे ने जो स्कीमा बताया था, स्कीमा क्या होती है? देखो हमारी माइंड के अंदर क्या होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कलेक्ट होती रहती है। जैसे हम जैसे छोटे से थे तो हमें पता चला हमारा परिवार है, फिर उसके बाद पता चला स्कूल है, फिर आपको पता चला यूट्यूब पर सचिन सर सीटेट की तैयारी कराते हैं, सीटेट के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये गाड़ी है, कुत्ता है, ये बंगला है, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन माइंड के अंदर अपने आप स्टोर होती रहती है हमारे बचपन से। ठीक है, तो पहली चीज तो ये निकल कर आ गई कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर कलेक्ट होती रहती है, एक तरीके से वही स्कीमा होती है जो बाई बर्थ होती है, जन्मजात होती है। जन्म से लेके मृत्यु तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर इकट्ठी होती रहती है, और इन्हीं इंफॉर्मेशन का यूज करके हम किसी चीज के प्रति एक कंसेप्ट बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक कंसेप्ट बना लिया कि भाई पहले सबसे पहले हमें अपनी 12th पास करनी है, उसके बाद हमारा टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स होगा, उसके बाद हमें सीटेट पास करना है, और उसके बाद हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आपने क्या काम करा, आपने स्कीमा अपने माइंड के अंदर रखी हुई है। अभी इन्हीं स्कीमाओं को आपको रीअरेंज करना है, पुनर्व्यवस्थित करना है। तो इस पुनर्व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है आपका? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। क्या मतलब होता है आपका? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जैसे मान लीजिए आपको जीन पियाजे मैंने पढ़ा रहा हूं आज, तो जीन पियाजे आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, और उसके बाद आज आप यहां पर सीटेट में भी इसको पढ़ रहे हो, तो आपने जो टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में इसके बारे में पढ़ा वो सीटेट में यहां पढ़ रहे हो, तो आपका पिछला जो ज्ञान था वो काम आया ना। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना एसिमिलेशन हो जाता है। एकोमोडेशन होता है जो आपका नया ज्ञान होता है उसमें जब मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि जो संशोधन होता है, तो उसको कहा जाता है आपका अकोमोडेशन। अब देखिए आपने यहां तक सीटेट तक जब पढ़ लिया जीन पियाजे के बारे में, तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर हो गई, और आगे मान लीजिए और कोई भी एग्जाम होता है, या मान लीजिए मैं आपको चैप्टर कराता हूं जीन पियाजे का, आपने देखा कि यार ये तो नया पॉइंट निकल कर आ गया जो सर ने हमें बताया, तो आपने फिर उसको एकोमोडेट किया, संशोधन किया, जो जितनी नॉलेज आपके पास थी, तो आपका अकोमोडेशन होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसमें आपका थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज करना यानी जो स्कीमा होती है आपके माइंड के अंदर, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको रीअरेंज करना कि भाई 12th के बाद अपना डिप्लोमा करेंगे, फिर सीटेट करेंगे, फिर जॉब करेंगे, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। मैच्योरेशन का आपको पता ही है। ठीक, तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच सही संबंध का वर्णन करता है? अब देखिए एक तरफ दी हुई है आपको भाषा, और दूसरी तरफ दिया हुआ है विचार यानी कि थॉट यानी कि चिंतन। अब देखिए जैसे ही माइंड कह रहा हूं, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आता है, या जैसे ही हमारे सामने कुछ भी प्रॉब्लम आती है कि भाई सीटेट का एग्जाम कैसे पास करें, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा, आपके सामने प्रॉब्लम आ गई, तो प्रॉब्लम आने पर जो माइंड के अंदर पहली चीज स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होता है चिंतन। ठीक, तो आपके माइंड में क्या स्टार्ट हो जाएगा? चिंतन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, फिर आप लोग के माइंड में जो चिंतन होगा, फिर आप लोग समस्या का समाधान करोगे माइंड के अंदर, और जो समस्या का समाधान करोगे फिर वो अपनी लैंग्वेज में ही आप लोग करोगे। तो समाधान भी आप लोग किस में कर रहे हो? अपनी लैंग्वेज का कर रहे हो। ठीक है, कि भाई सचिन सर की क्लास देखेंगे, इनके नोट्स पढ़ेंगे, और घर पर इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि भाषा और विचार का दोनों का आपस में कैसा संबंध पाया जाता है? घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मान लीजिए हमारे माइंड के अंदर कुछ विचार चल रहे हैं, जैसे मैं आपको बोलना चाहता हूं यार आप लोग कितने बढ़िया हो, वीडियो देख रहे हो, ठीक है, कितने अच्छे हो या कितने बुरे हो, कुछ भी आपको बोल दूं, तो मेरे माइंड के अंदर जो भी विचार आ रहा है मैं उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहा हूं? भाषा की मदद से तो एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो दोनों का कैसा संबंध देखने को मिलता है? क्लोज संबंध देखने को यहां पर मिलता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है इसके बीच का सही वर्णन कौन सा करता है इन दोनों के बीच का संबंध का। देखिए पहले दिया हुआ है भाषा विचार निर्धारित करती है, ऐसी बात नहीं है, दोनों के द्वारा एक दूसरे को निर्धारित किया जाता है। दूसरा, विचार भाषा द्वारा निर्धारित होता है, यह भी गलत है। भाषा और विचार के बीच में संबंध द्विदिशात्मक होता है। देखिए पहली बात तो आगे यहां पर रिलेशन होता है इनके बीच में, और द्विदिशात्मक होता है यानी दो दिशा में आपका होता है, बाय डायरेक्शनल आपका होता है। ये नहीं कि एक तरीके से आदमी सोच रहा है या एक तरीके से अपने भाषा को व्यक्त कर पा रहा है। जैसे भाषा और विचार के संबंध में दो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के स्टेटमेंट आते हैं। पहले आते हैं आपके वाइगोत्स्की साहब, लेव वाइगोत्स्की। तो इन्होंने कहा था कि पहले भाषा आती है बच्चे को, और भाषा के बाद फिर उसके माइंड में विचार आते हैं, क्योंकि इन्होंने भाषा पर बहुत ज्यादा फोकस दिया था। लेव वाइगोत्स्की ने भाषा को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना था। लेकिन उनके अलावा जो आपके जीन पियाजे है, तो जीन पियाजे ने कहा नहीं भाई, पहले विचार आता है और विचार के बाद फिर क्या आती है? भाषा आती है।
तो इन दोनों मनोवैज्ञानिक का भाषा और विचार के बीच में बड़ा डिफरेंस यानी मतभेद देखने को मिलता है। ये मतभेद आपके एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। ठीक, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमता है, स्वतंत्र नहीं है, अलग अलग नहीं है, दोनों क्लोज है आपकी। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है, असेसमेंट के क्या उद्देश्य है। एनईपी 2020 की मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उसको जाके देख लेना यूट्यूब के ऊपर। और मोस्टली जितने चैप्टर है उनको मैं कराता भी जा रहा हूं, आप लोग यूट्यूब पर सर्च मारकर देख लिया करो जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है। तो मैंने उसमें एनईपी भी बताया हुआ है और कुछ दिन पहले ही आपको आकलन वाला चैप्टर भी बताया। तो देखो, असेसमेंट करते, आकलन करते, उसका क्या उद्देश्य है। जैसे आप लोग जितना भी पढ़ रहे हो तो सीटेट में अपना एग्जाम देने जाओगे, उसके बाद आपका असेसमेंट किया जाएगा कि भाई आपके इतने नंबर आए, आप क्वालिफाइंग हो या नहीं हो। ठीक, तो असेसमेंट जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग सीखने के लेवल को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना। देखिए, बच्चे में अगर तनाव उत्पन्न करने की बात आ जाएगी, उनको डर पैदा करने की बात आ जाएगी, ये सभी क्या है, आपके नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड कभी आपका सही नहीं हो सकता एक बच्चे के परिप्रेक्ष्य में या फिर एक पेडागोजिकल एक क्वेश्चन के आंसर में। ठीक, तो ये ऑप्शन तो आपका होने से रहा सही। अगला है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी कि अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना। बिल्कुल सही बात है, जो भी आप लोग जैसे यहां पर पढ़ रहे हो या बच्चा पढ़ता है तो फिर उसको रिपीट करे। जैसे घर जाकर होमवर्क दे दिया या मैं आपको कह दूं भाई घर जाकर प्रैक्टिस करना, या नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन आंसर दे रखे उनको प्रैक्टिस करना, तो ये तो बिल्कुल सही है। उससे आपका आकलन होगा कि भाई कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हो। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाता है, ये भी सही है। क्लासरूम के अंदर और बाहर स्टूडेंट्स को समर्थन देना, ये भी सही बात है। एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास के अंदर तो ये बच्चों को सपोर्ट दो, लेकिन उनको क्लास के बाहर भी सपोर्ट आपको देना चाहिए। ठीक, तो आंसर आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। कौन सा है इनमें से, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन आपका हुआ। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है कि लड़कियों को भाषाओं और कलाओं में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और मैथ्स और साइंस को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित यानी डिस्करेज करना चाहिए। तो इसका क्या आपका एग्जाम्पल है, जेंडर इक्विटी। इक्विटी की बात नहीं है, जेंडर समानता की बात नहीं है। अगर समानता की बात होती तो यहां पर इनको भी, साइंस और मैथ्स को भी प्रोत्साहित करने की बात होती, लेकिन यहां पर उसने उसको डिस्करेज कर दिया, हतोत्साहित कर दिया। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर होने से रहा जेंडर कंसिस्टेंसी नहीं होगा, जेंडर भेदभाव होगा। यहां पर क्या होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा कि यहां पर जहां दो वर्ग के अंदर चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी एक वर्ग को मतलब उसको कम तुलना की जाए या उसको कम प्रायोरिटी दी जाए तो आपका जेंडर भेदभाव होगा। अब आप लोग एक बात बताइए, जैसे सीबीएसई का रिजल्ट आते हैं तो उसमें जो टॉपर ज्यादातर मिली है, लड़कियां मिल रही है देखने के लिए। जैसे नीट का भी एग्जाम हुआ तो क्या नाम है, मैं नाम भूल गया उनका, जो लड़की ने टॉप किया तो वो लड़की थी। ठीक है, जो साइंस में और मैथ्स में अच्छा किया था उसने। तो आपको चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको समान रखना चाहिए, समान एजुकेशन देनी चाहिए और समान उनको अवसर देने चाहिए। तब आपका क्या हो जाएगी, जेंडर इक्विटी की बात आ जाएगी, जेंडर समानता क्या आ जाएगी। अगर बराबर की बात नहीं होगी, बराबरी की बात नहीं होगी तो आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसने क्या काम करा, बराबरी की बात नहीं की। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का यूज किया है। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने भाषा के ऊपर अपने विचार भी दिए थे और भाषा से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक भी है। मैंने कहा ना, इन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण माना है वो माना है भाषा को। जैसे इन्होंने कहा था भाई पहले बच्चे में भाषा आती है फिर विचार आता है। तो इन्होंने क्या काम करा था कि जो बच्चे खुद से संवाद करते हैं, खुद से बातचीत करते रहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने कौन सी भाषा बताई थी। ठीक है, क्या नाम उसको दिया था। जैसे आप लोग यूट्यूब पर सर्च करते हो कुछ भी कि सीटेट सीडीपी बाई सचिन सर, ठीक है, तो बोल भी रहे हो और सर्च भी कर रहे हो, सीटेट ईवीएस बाई सचिन सर, सीटेट मैथ्स बाई सचिन सर, सीटेट हिंदी बाई सचिन सर। तो आप लोग बोलकर अपने काम को रेगुलेट यहां पर कर रहे हो। ठीक है, जब अपने काम को आदमी डायरेक्शन देता है, क्या देता है, काम को डायरेक्शन देता है, तो वही होती है आपकी, जो होती है आपकी प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी संवाद आपका होता है। जैसे सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लड़की कपड़ों की तय लगाते हुए बात कर रही है, तो वहां पर क्या काम कर रही है, अपने काम को डायरेक्शन देने के लिए अपनी लैंग्वेज का यूज कर रही है, जिसका नाम आपका उसकी प्राइवेट स्पीच यानी कि उसका निजी संवाद होता है। जब आपका पिछली बार सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन हुआ था तो उस ऑनलाइन एग्जाम से पहले सीबीएसई ने एक एग्जाम्पलर डाला था कि भाई अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें जो आपके क्वेश्चन ज्यादातर मिले थे वो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के देखने को मिले थे। तो एग्जाम्पलर में प्राइवेट स्पीच से संबंधित एक क्वेश्चन आया था,
तो उसमें प्राइवेट स्पीच से संबंधित एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल के बाद उसने कहा कि ये लेव वाइगोत्स्की की प्राइवेट स्पीच का एक एग्जाम्पल है। तो वो वहां पर यहां पर क्या चीज को प्रदर्शित कर रही है, तो क्या कर रही थी वो, आंसर दिया था उसमें सेल्फ रेगुलेट कर रही है। अपने आप को कैसे कर रही है, सेल्फ रेगुलेट वो कर रही है, मतलब अपने काम को खुद डायरेक्शन दे रही है अपनी एक निजी भाषा के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट